गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब है कॉस्टिंग के प्रॉफिट और अकाउंटिंग के प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्टिंग के प्रॉफिट और अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, इसको हमने डिस्कस किया था। और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादातर क्वेश्चन में दे रखा था, और हमें क्वेश्चन में डिफरेंस के पॉइंट भी दे रखे थे। हमें ये दे रखा था कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। हमें केवल डायरेक्टली क्या बनाना था, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मगर आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहाँ ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 देखोगे तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग P&L अकाउंट दे रखा है। ये जो दे रखा है ये ट्रेडिंग P&L है, मतलब हमें अकाउंटिंग का प्रॉफिट पता है। अकाउंटिंग का प्रॉफिट यहाँ पर है 226। हमें कॉस्ट शीट बनानी है और उसके लिए हमें यहाँ डिटेल दे रखी है। हमें कॉस्ट शीट बनानी है, उससे हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको कैलकुलेट करना है, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग का ट्रेडिंग P&L दे रखा है, कॉस्ट शीट हमें बनानी है, एंड देन हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। पहले तो क्या था, डायरेक्टली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डिफरेंस के पॉइंट दे रखे थे। अब हमें डिफरेंस के पॉइंट नहीं दे रखे, पहले कॉस्टिंग का प्रॉफिट कॉस्ट शीट बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस के पॉइंट हमें ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है, और फिर हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि किसको ऐड करना और किसको लेस करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, बस आपको यहाँ पर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, मैं पहले आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वापस से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये अब जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरूरी है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड। कैसे आता है डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम? जनरली ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज, उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलती है। हम उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमें टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलती है। फिर हम सेल्स लिखते हैं और डिफरेंस आता है, वो हमें मिलता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 के CMA अटेम्प्ट में आ भी चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीनू एंटरप्राइज हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। आपको फाइनेंशियल बुक से ट्रेडिंग P&L, अब यहाँ पर ट्रेडिंग P&L जैसे हम अलग अलग करते हैं ना, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसको आगे P&L में लेते हैं। यहाँ इन्होंने कंबाइंड बना रखा है, मतलब ट्रेडिंग और P&L को कंबाइंड कर दिया। ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट, मटीरियल, ये जो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट, मटीरियल कॉस्ट, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट और नेट प्रॉफिट। सेल्स 10,250 यूनिट और सेल्स वैल्यू दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक 750 यूनिट्स, उसकी भी वैल्यू दे रखी है। बैड डेट्स रिकवर्ड और रेंट रिसीव्ड। द कॉस्ट शीट शो द कॉस्ट ऑफ मटीरियल एट ₹104 पर यूनिट। मटीरियल की कॉस्ट 104 रुपीज पर यूनिट। लेबर की कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड at 60% of labor cost and administration overhead at 20% of factory cost.
selling expenses are charged at rupees 25 per unit. The opening stock of finished goods is valued at rupees 180 per unit. You are required to prepare a statement showing cost and profit as per cost record, मतलब cost sheet बनानी है, और prepare a statement reconciling the profit disclosed by cost account with that shown in the financial accounts. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट बनानी है. चलिए, कॉस्ट शीट हम लोगों ने जो सीखा था, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें कॉस्ट शीट बनानी है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग यूनिट्स है वो है 1000, 1000. देखो हमें यहां पर क्या पता करना है, प्रोडक्शन. तो कैसे पता करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन की यूनिट को, इसमें हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन की यूनिट को, और इसमें से हम लेस करते हैं यूनिट सोल्ड. यूनिट सोल्ड, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पता चल जाता है. क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट हमें मिल जाती है. हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट पता है 750, ये है 750. हमें यूनिट सोल्ड पता है 10,250. तो क्या हम प्रोडक्शन की यूनिट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैलकुलेट करते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, 750 में 10,250 को ऐड करेंगे और उसमें से 1000 को लेस करेंगे, मतलब हमारी प्रोडक्शन की यूनिट हो गई 10,000. अब आप इसको चेक कर सकते हो. देखो हमारे पास पहले से 1000 यूनिट थी, 10,000 यूनिट हमने और बनाई, तो ये हो गई 11,000. 11,000 में से 10,250 यूनिट्स हमने बेच दी, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 750 यूनिट्स. ओके, बराबर रिकंसिल हो रहा है. ये हमने प्रोडक्शन की यूनिट क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो कॉस्टिंग में दे रखा है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट. तो हमें यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट सारी पर यूनिट दे रखी है एज पर कॉस्टिंग. तो इसका मतलब है हमें प्रोडक्शन की यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिससे हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेबर की कॉस्ट मिल जाएगी. क्योंकि ये जो मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन की यूनिट के अकॉर्डिंगली हमें इनकर करनी होती है. ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम कॉस्ट शीट. आप लिखिए कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. मटेरियल की कॉस्ट हमें कॉस्टिंग में दे रखी है, इट इज 104 पर यूनिट, 104 रुपए पर यूनिट. तो हम कितनी यूनिट बना रहे हैं, 10,000. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 104, 10,000 multiplied by 104, it is 10,40,000. Then direct wages. वेजेज की कॉस्ट हमें यहां पर दे रखी है 60 रुपीज पर यूनिट. तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60. वेजेज की कॉस्ट 6 लाख रुपीज. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट 16,40,000. 16,40,000 हमारी प्राइम कॉस्ट. इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड को. फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड हमें कॉस्टिंग में देखो दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट. देखो यहां पर आपको अकाउंटिंग में क्या एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, मटेरियल का, वेजेज का, ये नहीं देखना है.
हमें कॉस्टिंग के हिसाब से जो डिटेल दे रखी है उसी के हिसाब से हमें कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 60%, तो लेबर कॉस्ट कितनी है 6 लाख, लेबर की कॉस्ट है 6 लाख, उसका 60% 3,60,000। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का स्टॉक है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 20 लाख, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में यहाँ दे रखा है, इट इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 20 लाख, 20 लाख का 20%, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4 लाख, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24 लाख। हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के स्टॉक के बारे में यहां दे रखा है, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड, ओपनिंग फिनिश गुड्स इज वैल्यूड 180 रुपीज पर यूनिट। तो फिनिश गुड्स की यूनिट कितनी है, फिनिश गुड्स की यूनिट है 1000, ओपनिंग फिनिश गुड्स की यूनिट है 1000 यूनिट, और इसका वैल्यूएशन 180 रुपीज पर यूनिट, इट इज 1,80,000। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा, जो अकाउंट्स में दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉस्टिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे वैल्यूएशन करते हैं समझना, हमने कॉस्ट शीट में वैसे इसको डिस्कस किया था। अब समझना, हमने कितनी यूनिट बनाई, हमारी प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है, हमारी प्रोडक्शन की यूनिट है 10,000, हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 24 लाख। हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 24 लाख रुपए, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 750 यूनिट्स। तो 750 यूनिट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट 24 लाख, हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया 10,000, तो हमें एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 750, 24 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 750, इट इज 1,80,000, ये भी 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,80,000। कैसे हमने किया, 24 लाख हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 10,000 हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, तो हमें एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गई विच इज 240 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स की यूनिट 750, तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल गया हमें, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल गया 1,80,000। मैंने ये फॉर्मूला आपको कॉस्ट शीट के समय बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स है उसकी यूनिट्स, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमें मिल गया फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन, बिल्कुल जो कॉस्ट शीट में पड़ा था वैसा ही हमने किया। ये हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 24 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या दे रखे हैं, कॉस्टिंग में दे रखे हैं 25 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो जितनी यूनिट हम सेल करते हैं उस पर लगते हैं, ना कि जो कि यूनिट हमने बनाई है उस पर लगता है, नहीं, यूनिट सोल्ड पर हमें सेलिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होता है। हमने यूनिट कितनी सेल की, हमने यूनिट सेल की है 10,250, 10,250 यूनिट हमने सेल की है, और सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्टिंग में दे रखा है 25 रुपीज पर यूनिट, 10,250 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज पर यूनिट। देखो, बाकी सारे जो खर्चे हैं ना वो प्रोडक्शन की यूनिट के हिसाब से लगते हैं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे खर्चे प्रोडक्शन की यूनिट से चार्ज होते हैं। मगर जो सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है
वो सेल्स की यूनिट से चार्ज होता है, ठीक है। 10,250 मल्टीप्लाई बाय 25, इट इज 256, 256, 250, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट 26,56,250। फिर हम लिखेंगे सेल्स, हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं 10,250 यूनिट। अच्छा, सेल्स यहाँ पर कॉस्टिंग में अलग से नहीं दे रखी है, तो जो सेल्स हमें अकाउंट्स में दे रखी है 28,70,000, हमें उसी को लिखना है, क्योंकि जनरली जो सेल्स होती है ना वो दोनों में कॉमन ही होती है, मतलब सेम ही होती है। 28,70,000 हमारी सेल्स हो गई, 28,70,000 हमारी सेल्स हो, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 26,56,250 और हमारी सेल्स है 28,70,000, हमें प्रॉफिट मिला 2,13,750। ये तो बन गई कॉस्ट शीट। अब इसके बाद में हम करेंगे रिकंसिलिएशन। देखो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना आ रहा है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 213,750, जबकि अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है, अकाउंट्स का प्रॉफिट आ रहा है 2,26,000, मतलब दोनों का प्रॉफिट अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस लेंगे, उसमें ऐड लेस करेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। एज पर कॉस्टिंग हमारा नेट प्रॉफिट है 213,750, ये हमारा नेट प्रॉफिट है एज पर कॉस्टिंग। अब रिकंसाइल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम चेक करें अकाउंट्स में, तो मटेरियल की ओपनिंग मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है। देखो मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी हुई है, मटेरियल की कॉस्ट कॉस्टिंग में दे रखी है 10,40,000, मटेरियल की कॉस्ट अकाउंट्स में दे रखी है 10,40,000। अब मटेरियल की कॉस्ट देखो कॉस्टिंग में कितनी है 10,40,000, दोनों में मटेरियल की कॉस्ट सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट लेबर की कॉस्ट, यहाँ वेजेज की कॉस्ट कितनी है 6 लाख, यहाँ वेजेज की कॉस्ट कितनी है 6 लाख, मतलब दोनों में वेजेज में भी कोई डिफरेंस नहीं। आगे आते फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ कितने हैं 379, अकाउंट्स में 379, मतलब अकाउंटेंट ने फैक्ट्री ओवरहेड कितने लिए 3,79,000, हमने कितने लिए, हमने लिए 3,60,000, मतलब हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस कम लिए, तो हमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है। कितना कम लिया 19,000 कम लिया, तो यहां करेंगे लेस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज 19,000, हमने फैक्ट्री ओवरहेड कम लिया, कितना कम लिया 19,000, तो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को बढ़ाएंगे कॉस्टिंग में तो हमारा कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,24,000, और जबकि कॉस्टिंग में कितना है 4 लाख, मतलब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी कम लिया, कितना कम लिया 24,000 कम लिया, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्टिंग में बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को बढ़ाएंगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर चार्ज 24,000। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंट्स में दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस 2,20,000, जबकि यहां पर सेलिंग ओवरहेड है 250, मतलब हमने सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा लिए, कॉस्टिंग में
सेलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा लिए, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस को कम करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि जब एक्सपेंसेस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। 250 हमने लिए, जबकि अकाउंटिंग में 2,20,000, तो हमने 36,250 ज़्यादा लिए। तो जब हम एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेलिंग ओवरहेड ओवरचार्ज 36,250 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमें यहां पर दिया हुआ है बेड डेट्स, जो हमने कॉस्टिंग में नहीं लिया, मतलब अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस ले रखा है, एक तो बेड डेट्स का और एक डिस्काउंट का, मगर हमने दोनों ही खर्चे नहीं लिए। अब लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस लेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होना है। तो यहां पर हम दोनों को माइनस कर देते हैं, एक तो बेड डेट्स और एक डिस्काउंट। बेड डेट्स और डिस्काउंट दोनों को माइनस कर देते, क्योंकि हमने ये एक्सपेंसेस नहीं लिए। अब लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 16,000 और 20,000, ठीक है। अब यहां पर एक और है ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि आप ये मान लो कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस है और क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यहां कितना है, 140, और हमने ओपनिंग स्टॉक कितना लिया, 180। हमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया। ओपनिंग स्टॉक या एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस ज्यादा ले लिया, तो हमें ओपनिंग स्टॉक को कम करना है। ओपनिंग स्टॉक कम करना मतलब एक्सपेंसेस को कम करना। एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कितना, 40,000। वहां 140 है या 180 है, तो हमने 40,000 ज्यादा ले लिया, तो हम करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 40,000 ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा, देखो यहाँ तो ये वाली साइड तो पूरी हो गई, ये वाली साइड तो हमने पूरी कर दी। अब आ जाए इधर, सेल्स यहाँ 2870 है और हमने भी कितनी ली, कॉस्टिंग में भी 2870, तो कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 150, क्लोजिंग स्टॉक या इनकम, हमने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया, 1,50,000, 1,50,000, और कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, मतलब कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम, हम इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। कितना ज्यादा लिया हमने, 30,000, तो यहां पर करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, लेस करेंगे 30,000, ठीक है। अच्छा आगे आते, नेक्स्ट हमें यहां पर दे रखा है बेड डेट्स। बेड डेट्स रिकवर्ड हमने कॉस्टिंग में लिए ही नहीं, इनकम है। बेड डेट्स रिकवर्ड और रेंट रिसीव, ये दोनों इनकम है जो हमने कॉस्टिंग में नहीं ली। लेंगे तो इनकम लेने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेड डेट्स रिकवर्ड और रेंट रिसीव हमें ऐड करना है, ऐड बेड डेट्स रिकवर्ड 5,000 ऐड करना है, और रेंट रिसीव्ड 40,000 हमें ऐड करना है, 5,000 और 40,000, ठीक है। चलिए अब हम देखें तो यहां पर हमने पूरा P&L, अब कॉस्ट शीट में भी देख लेते हैं। मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, ठीक है, एवरीथिंग टेकन, सेल्स हो गया। तो अब हम यहाँ पर नेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ये नेट रिजल्ट आना चाहिए अकाउंटिंग का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, एज पर फाइनेंशियल बुक्स नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 213,750 माइनस 19,000 माइनस 24,000 प्लस 36,250 माइनस 16,000 माइनस 20,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000, ये आ गया
226 और ये देखिए ये प्रॉफिट है 226, बराबर मिल गया। मतलब हमने एकदम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सही बनाया। तो 226 ये हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट हमें मिल गया। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें पहले तो कॉस्ट शीट बनानी पड़ी। अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ था, हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ी और कॉस्ट शीट बनाने के बाद हमें अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कॉस्टिंग के प्रॉफिट को रिकंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम बढ़ गया, मगर ये मान के चलो कि अगर काम बढ़ा है तो इसके ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स भी ज़्यादा होते। जब वर्किंग बढ़ती है तो मार्क्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 16 और ये मॉड्यूल से ले रखा है। द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एसेट्स टाइम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, वेरी नाइस, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। मटेरियल की कॉस्ट, वेजेज, वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। सेल्स 30,000 यूनिट, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1000। देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है मगर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। WIP का क्लोजिंग स्टॉक है। मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, WIP के क्लोजिंग स्टॉक का टोटल वैल्यूएशन कितना है? 30,000। ये सब मिलाकर इन द कॉस्ट अकाउंट्स वर्क्स ओवरहेड। अब देखो कॉस्टिंग के हिसाब से दिया हुआ है। कॉस्टिंग में वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट का 20% लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 रुपीज पर फिनिश यूनिट, मतलब प्रोडक्शन की यूनिट। प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड कभी भी अगर आपको पर यूनिट दिए हुए हो तो प्रोडक्शन की यूनिट से ही मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, सेलिंग ओवरहेड 4 रुपीज पर यूनिट, जितनी यूनिट हमने बेची। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है। अच्छा, सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हम पता करते हैं प्रोडक्शन की यूनिट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। देखो 30,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, 1000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, इसका मतलब हमने प्रोडक्शन किया 31,000। प्रोडक्शन की यूनिट कैसे आती है? प्रोडक्शन की यूनिट इक्वल्स टू, हमने बजटरी कंट्रोल चैप्टर में भी पढ़ा है, सेल्स की यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। सेल्स की यूनिट कितनी है? 30,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1000 और ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो प्रोडक्शन की यूनिट हो गई 31,000।
अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो कॉस्टिंग की जो डिटेल हमें दे रखी है क्वेश्चन में, क्या उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है? नहीं। कॉस्टिंग में जो डिटेल दे रखी है वो केवल फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, केवल ये डिटेल ही दे रखी है, बाकी कोई डिटेल नहीं दे रखी। तो मटेरियल की कॉस्ट कॉस्टिंग में जो अकाउंट्स में दे रखी है उसी को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग से कॉस्टिंग में डिटेल नहीं है। तो मटेरियल की कॉस्ट 1,08,000। जनरली वैसे मैं आपको बता दूं कि मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट जनरली अकाउंट्स और कॉस्टिंग में सेम ही होती है जनरली, है ना। हाँ, अलग दे रखी हो तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली दोनों में सेम ही होती है। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज ये भी हम अकाउंट से लेंगे 3,71,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो हमें यहाँ पर प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट विच इज 10,79,000। हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो अब कॉस्टिंग में अलग से डिटेल दे रखी है। क्या डिटेल दे रखी है? कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट का 20%। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 10,79,000। 10,79,000 का 20% प्राइम कॉस्ट है। 10,79,000 का 20% 2,15,800 फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, जो है नहीं, मगर हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्या कॉस्टिंग में आपको क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल अलग से दे रखी है? नहीं। तो अकाउंट्स वाला अमाउंट ही ले लो। कितना है टोटल? 30,000। ये अलग अलग मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड का बाइफर्केशन किया हुआ है WIP का, बट हमें टोटल से मतलब है। कितना है? 30,000। यहां पर लो 30,000। स्टॉक में सारे एक्सपेंसेस मिलकर उसका वैल्यूएशन होता है, तो अलग अलग बाइफर्केशन दिया हुआ है WIP का, हमें बाइफर्केशन से कोई मतलब नहीं है, टोटल से मतलब है। तो 10,79,000 प्लस 2,15,800 माइनस 30,000, इट इज 12,64,800। ये हमें क्या मिल गई? ये हमें मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसके लिए कॉस्टिंग में अलग से डिटेल दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा है 3 रुपीज पर यूनिट। अब ये कौन सी यूनिट? प्रोडक्शन की यूनिट। प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? 31,000। हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 93,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट 12,64,800 प्लस 93,000, इट इज 13,57,800। अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो है नहीं, मगर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो है, लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। मगर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के लिए कॉस्टिंग में अलग से नहीं भी दे रखा है, फिर भी हमें इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। कैसे करेंगे? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 13,57,800। ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? तो हमने वर्किंग नोट में पता किया, हमने 31,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, डिवाइडेड बाय 31,000 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट कितनी है? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का तो वैल्यूएशन करना ही है, डिवाइडेड बाय 31,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, इट इज 43,800। 43,800 फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,57,800 माइनस 43,800 इक्वल्स टू 13,14,000। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, और यहाँ पर हमें कॉस्टिंग में सेलिंग ओवरहेड के लिए अलग से दे रखा है। क्या दे रखा है? सेलिंग ओवरहेड 4 रुपीज पर यूनिट। जितनी यूनिट सेल की, कितनी यूनिट सेल की हमने? 30,000।
तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 1,20,000। तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट 14,34,000। फिर हम लिखेंगे सेल्स जो कि हमें दे रखी है अकाउंट्स में, उसी को लिखना है 15 लाख। हमारी सेल्स है 15 लाख, तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा प्रॉफिट विच इज 66,000। ठीक है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 66,000 और अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना आ रहा है 69,000। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस लेंगे, उसमें ऐड लेस करेंगे और कहां पर पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में हमारा प्रॉफिट है 66,000। ठीक है, अच्छा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ 7,08,000, यहाँ भी 7,08,000 बराबर, यहाँ वेजेस 371, यहाँ भी वेजेस 371, यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड 2,13,000 और यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड 2,15,800। मतलब हमने कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा लिया है, तो एक्सपेंसेस को कम करेंगे, एक्सपेंसेस कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ऐड करेंगे और डिफरेंस है 2,800। 2,800 को हम ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कितने 95,500 और यहाँ कितने हैं 93,000। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को बढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 2,500 लेस। जैसा अकाउंटिंग में हो रखा है हमें कॉस्टिंग में वैसा ही करना है, और वैसा करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा वो हमें ऐड लेस करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर चार्ज। अच्छा फिर आगे आते हैं हम नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड 113,500, जबकि कॉस्टिंग में हमने लिया 1,20,000, ज़्यादा लिया, तो सेलिंग ओवरहेड को कम करेंगे, कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा 6,500। एड सेलिंग ओवरहेड ओवर चार्ज, 6,500 रुपीज़ हमने सेलिंग ओवरहेड ज़्यादा लिया तो ऐड कर दिया, क्योंकि जब खर्चा कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा इसके बाद में हमें यहाँ पर सेल्स बराबर ली, यहाँ पे भी 15 लाख, यहाँ पे भी 15 लाख, चलिए ओके। क्लोजिंग स्टॉक WIP यहाँ भी 30,000 और यहाँ भी हमने लिया 30,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यहाँ है 40,000 और यहाँ पर हमने लिया 43,800। क्लोजिंग स्टॉक या इनकम, हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे मतलब इनकम कम करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 3,800। 3,800 से लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और ये हमारा रिकंसिलेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 66,000 प्लस करेंगे 2,800 माइनस करेंगे 2,500 प्लस करेंगे 6,500 माइनस करेंगे 3,800, इट इज 69,000 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट 69,000, यस 69,000 का प्रॉफिट आ रहा है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए फटाफट से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ऐसे ही। दिसंबर 2017 सीएमए के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो ये इतने सारे एक्सपेंसेस है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज, लॉस ऑन, ये सब कॉस्टिंग में हमने लिए ही नहीं होंगे। तो जब कॉस्टिंग में लेंगे तो ये सब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि जब कॉस्टिंग में ये खर्चे लेंगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। और ये जो दो इनकम है ये हमने कॉस्टिंग में नहीं ली होगी, तब कॉस्टिंग में लेंगे तो ये रिकंसिलिएशन में ऐड हो जाएंगे, है ना। इन द कॉस्ट अकाउंट्स, प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 9.75 पर यूनिट प्रोडक्शन यूनिट, और सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपीज़ पर यूनिट, जो यूनिट हमने सेल किए। हमें कॉस्ट शीट बनानी है और फिर रिकंसिलिएशन करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, फिर आप प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। देखो मटेरियल की कॉस्ट, कॉस्टिंग में इतना ही लिखनी है 23,01,000, लेबर की कॉस्ट 12,05,700 लिखना है, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखना है, ये मिलकर आपको क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 23,01,000 प्लस 12,05,700, ये दोनों मिलकर 35,06,700। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है, मल्टीप्लाई बाय 20%, इट इज 7,01,340, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, जो यहाँ पर देखो WIP दे रखा है 97,500, जो कॉस्टिंग में जो अकाउंट्स में दिया हुआ है उतना ही लिखना है 97,500। तो 35,06,700 प्लस 7,01,340 माइनस 97,500 इक्वल्स टू 41,10,540। ये हो गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो यहाँ दे रखा है 9.75 पर फिनिश यूनिट, मतलब जितनी प्रोडक्शन यूनिट कैसे आएगी, सेल्स यूनिट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 1,000 और ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है नहीं, तो 30,000 प्लस 1,000 31,000 प्रोडक्शन यूनिट। तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 9.75, 31,000 मल्टीप्लाई बाय 9.75 इक्वल्स टू 3,02,250, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो यहाँ पर 41,10,540 प्लस 302,250, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी 44,12,790। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जिसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ये हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। तो 44,12,790 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट 31,000 और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है 1,000, तो इसमें डिवाइड करेंगे हम 31,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 का, तो ये आएगा 1,42,348। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। हमने सारे अमाउंट ठीक लेके 23,01,000, 12,05,700, फिर फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया 20% और माइनस किया 97,500, ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 41,10,540। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 9.75 पर फिनिश यूनिट, तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 9.75, 30,2250 प्लस 41,10,540, इट इज 44,12,790, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 44,12,790 माइनस करेंगे 142,348, 42,70,442। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड यहाँ दे रखा है 13 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड,
13 रुपीज़ पर यूनिट, कितनी यूनिट सोल्ड की 30,000 इंटू 13, तो ये हमें मिलेगा 3,90,000। 3,90,000 तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी 46,60,442। फिर हम यहाँ लिखेंगे सेल्स जो कि है 48,75,000, 48,75,000, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट 214,558, ये हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट मिलेगा। अब रिकंसिलेशन करेंगे 214,558, ये सारे, अब देखो मटेरियल वेजेस सेम है, प्रोडक्शन ओवरहेड 692,250, जबकि यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है 7,01,340। हमने फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा ले लिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 9090 प्लस करना है। उसके बाद में क्लोजिंग WIP सेम है दोनों में। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 3,10,375, जबकि यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3,02,250। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम लिए तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8125। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड यहाँ हमने लिए 36,8875, जबकि यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड है 3,90,000। हमने सेलिंग ओवरहेड ज़्यादा लिए, कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस करेंगे 21125। फिर देखो ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये हमने लिए ही नहीं कॉस्टिंग में, लेंगे तो ये सब आपको माइनस करना है। मैं सबकी टोटल करके माइनस कर देता हूँ, आपको अलग अलग माइनस करना है। 22,790, 45,000, 3250, 13,000, 16250 एंड 1,95,000। टोटल 2,95,290, 2,95,290। फिर इधर दो इनकम हमने ली नहीं, एक तो 65,000 और एक 3,90,000, ये दोनों प्लस करेंगे 4,55,000। फिर यहाँ WIP का स्टॉक सेम लिया, सेल सेम, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिया 130 और हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया है 142,348। हमने ज़्यादा ले लिया तो प्रॉफिट, हम मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक या इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, 12,348। अब ये आना चाहिए अकाउंटिंग का प्रॉफिट 383,960 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 214,558 प्लस 9090 माइनस 8125 प्लस 21125 माइनस 2,95,290 प्लस करेंगे 4,55,000 माइनस करेंगे 12,348, ये माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो एक्सपेंसेस है फाइन्स का, ये 3250 की जगह 3,300 है, इसको आप करेक्ट करो। 3250 की जगह ये 3,300 है, आप इसको ठीक कर लो, 3,300 है। 3250 की जगह ये 3,300 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करोगे तो ये यहाँ बढ़ जाएगा 340 हो जाएगा और ये बराबर मिलेगा आपके 383,960, 383,960, ठीक है। ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है, ये 3250 की जगह 3,300, तभी ये बराबर मिलेगा 383,960, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 17, मैंने आपको करा दिया। अब आप तो पूरा प्रॉपर तरीके से बनाओगे, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन की यूनिट निकालोगे सबसे पहले, फिर कॉस्ट शीट बनाओगे और फिर रिकंसिलिएशन करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ दे रखा है वो है, ये भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे ही लगता है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही लग रहा है, जून 2010 के एग्जाम आया हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010 was as follows: material consumed, direct wages, direct expenses, administrative overhead और net profit। फिर सेल्स, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल वैल्यूएशन दिया हुआ है 60,000, फिनिश गुड्स का स्टॉक और डिविडेंड रिसीव। देखो यहाँ फिनिश गुड्स के स्टॉक की यूनिट्स नहीं दे रखी है, सेल्स की भी यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। एज पर
द कॉस्ट रिकॉर्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव बीन एस्टिमेटेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30 पर केजी। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कॉस्टिंग में वो ₹30 पर केजी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹15 पर केजी। ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन वाज 6000 केजी और सेल्स 960, ये तो दे ही रखा है 960 की सेल्स। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही कॉस्ट शीट बनानी है, एंड रिकंसिल द प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन की यूनिट तो दे ही रखी है, फिनिश गुड्स की यूनिट और सेल्स की यूनिट वगैरह कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो अब कैसे करना है, देखो आप सबसे पहले तो सीधा बनाओ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, ये कॉस्टिंग P&L का मतलब वही है, कॉस्ट शीट बना के रिकंसिल करना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अब कॉस्टिंग में अलग से कुछ डायरेक्ट मटेरियल के बारे में दिया हुआ है नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। जो लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस 360, डायरेक्ट वेजेस 3,60,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ कॉस्टिंग में अलग से दिए हुए, तो जो अलग से दिए हुए तो फिर हमें जैसा कॉस्टिंग में दे रखा है वैसा करना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है ₹30 पर केजी, मतलब जितना प्रोडक्शन किया, और हमने प्रोडक्शन कितना किया 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,80,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमें कॉस्टिंग में जिसकी डिटेल दे रखी है फिर वो कॉस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना है। मटेरियल और वेजेज का एक्सपेंसेस कॉस्टिंग के में अलग से नहीं दिया हुआ था तो हमने अकाउंट्स वाले लिख लिया। 480 प्लस 360 प्लस 180, टोटल 10,20,000, इट इज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। बट अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो फैक्ट्री ओवरहेड है ही नहीं। अच्छा, क्लोजिंग WIP का स्टॉक है, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक, फैक्ट्री ओवरहेड है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्लोजिंग WIP स्टॉक का वैल्यूएशन दे रखा है 60,000, तो यहाँ लिखेंगे 60,000, इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 9,60,000, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे और वो यहाँ पर दे रखा है ₹15 पर केजी। जितना आउटपुट बनाया, आउटपुट कितना बनाया 6000, तो 6000 इंटू 15 ये हो गया आपका 90,000। 90,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होगा 10,50,000, 10,50,000। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें अकाउंट्स में दे रखा है 1,80,000। अब इसका वैल्यूएशन करें कैसे, प्रोडक्शन का तो पता है 6,000 केजी का प्रोडक्शन हुआ, बट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट्स में दे रखा है 180 वो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग में इसका वैल्यूएशन अलग से करने की डिटेल हमारे पास नहीं है। फिनिश गुड्स स्टॉक की अगर क्वांटिटी दे रखी होती तो श्योर है हम वैल्यूएशन कर लेते, बट क्वांटिटी है ही नहीं, तो वैल्यूएशन कैसे करें, तो जो दे रखा है वही लिखना पड़ेगा 1,80,000। हमें क्या मिल जाएगी इसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,50,000 माइनस 1,80,000, इट इज 8,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड भी नहीं है, बड़ा छोटा और इजी सा क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमारे लिए क्या हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई। फिर हम लिखते हैं सेल्स, हमारी सेल्स हमें दे रखी है 9,60,000, 9,60,000 हमें सेल्स दे रखी है, तो हमें मिलेगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट विच इज 90,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन के पॉइंट भी बहुत कम है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
net profit as per costing which is 90,000, net profit as per costing 90,000। अब देखिए मटेरियल की कॉस्ट 480 यहाँ भी, वेजेस 360 यहाँ भी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 240, यहाँ 180, हमने खर्चा कम लिया। खर्चा कम लेने से प्रॉफिट, मतलब खर्चा कम लिया, खर्चा और लेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें इसमें से लेस करने, लेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर चार्ज किए तो और चार्ज करेंगे, एक्सपेंसेस और चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 60,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ लिए 60 और यहाँ पर हमने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 90। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज़्यादा लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा 30,000 से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवर चार्ज। फिर हमने यहाँ पर एक ले रखा है, तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, इसके बाद में हमें यहाँ दे रखा है सेल्स, देखो सेल्स बराबर है, ठीक है वह। यहाँ एक दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड 6,000, बाकी सब सेम है, WIP दोनों में सेम है, फिनिश गुड्स का स्टॉक दोनों में सेम है। यहाँ दे रखा है डिविडेंड की इनकम 6,000, जबकि हमने कॉस्टिंग में डिविडेंड की इनकम नहीं ली। तो अब इस एक्सपेंस इनकम को लेंगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्लस करेंगे 6,000 डिविडेंड इनकम, तो कितना हो गया ये 66,000 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 18th। अब जो आगे क्वेश्चन है ना 19th, इसमें थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। अब इसमें क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें अकाउंटिंग का P&L भी बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनानी है और फिर रिकंसिलिएशन भी करना है। मतलब हमें तीनों काम, जब अभी क्या था, अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दे रखा था और हमें कॉस्ट शीट बना के रिकंसिलिएशन करना था। अब अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना है, उसका प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है, कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है और उसके बाद में रिकंसिलिएशन करना है। हाँ, अब आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन 19th के जैसे ही, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 19th और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन जून 2019 के एग्जाम में आ चुका है। The following information has been extracted from the financial books of ABC Limited for the year ended 31st March 2019. Direct material, direct wages, factory overhead, administrative overhead, selling overhead, bad debts। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिटेल हमने फाइनेंशियल बुक से निकाली है, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, सेल्स 24,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 800 यूनिट और वर्क इन प्रोग्रेस 48,000। ये सारी डिटेल अकाउंटिंग की है। इसे हम क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग का ट्रेडिंग P&L। चलिए बना ही लेते हैं। देखो ये लिखा है फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, तो हम लिखते हैं सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइंड बनाना है।
जीपी वगैरह नहीं निकालना है। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख, टू डायरेक्ट वेजेज 6 लाख, टू फैक्ट्री ओवरहेड 320, फैक्ट्री ओवरहेड 3,20,000, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 140, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,40,000, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 192, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 192, टू बैड डेट 16,000। अब ये एक्सपेंसेस वो आ गए हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। बैड डेट्स 16,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 8,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 8,000, टू लीगल एक्सपेंसेस 2,000, टू ये तो बाई में आएगा, डिविडेंड रिसीव। चलिए ये उधर लिखेंगे क्रेडिट में, लिखते हैं बाई सेल्स 24 लाख, बाई सेल्स 24,000 यूनिट 24 लाख। बाई क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, बाई फिनिश गुड्स स्टॉक ब्रैकेट में लिखते हैं 800 यूनिट, 800 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 64,000, 64,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक 48,000, बाई WIP स्टॉक 48,000। फिर यहाँ पर आएगा बाई डिविडेंड रिसीव 20,000, बाई डिविडेंड ये इनकम है 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,000, रिसीव्ड है तो इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,000। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब टू नेट प्रॉफिट, नेट लॉस भी आ सकता है वैसे, बट आई थिंक नेट प्रॉफिट आएगा। पहले क्रेडिट साइड की टोटल करें, 24 लाख, 64,000, 48,000, 20,000 एंड 4,000, 25 लाख 36,000, 25 लाख 36,000 माइनस 16 लाख माइनस 320 माइनस 140 माइनस 192 माइनस 16,000 माइनस 8,000 and minus 2,000, 258 is net profit। अब बनाते हैं कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग में यहाँ अलग से हमें दे रखा है। देखिए, कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 11,20,000, तो ये लिखेंगे हम 11,20,000। हाँ, डायरेक्ट वेजेज अलग से नहीं दे रखी है, तो जो कॉस्टिंग जो अकाउंट्स में है उसी को लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेज अकाउंट्स में कितनी है 6 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 6 लाख। ये दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 17,20,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें अलग से दे रखा है कॉस्टिंग में, प्राइम कॉस्ट का 20%, तो 17,20,000 का 20%, 17,20,000 का 20%,
3,44,000, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक WIP। ओपनिंग स्टॉक WIP तो नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक WIP है, और इसका वैल्यूएशन वही लेना पड़ेगा जो कॉस्ट अकाउंट्स में 48,000, अलग से कॉस्टिंग में नहीं दिया हुआ, 48,000। तो हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 17,20,000 प्लस करेंगे 344 माइनस करेंगे 48,000, 20,16,000। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्टिंग में अलग से दे रखे हैं। क्या दे रखा है? 6 रुपीज़ पर यूनिट प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? देखो, सेल्स की यूनिट है 24,000, क्लोजिंग स्टॉक है 800 और ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो 24,000 प्लस 800, मतलब हमने प्रोडक्शन किया 24,800, 24,800 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो पर यूनिट 6 रुपीज़ है, तो 24,800 मल्टीप्लाई बाय 6। वो वर्किंग नोट बनाना था, बनाया नहीं, बाकी अब बना लेना। सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दोनों की यूनिट जोड़कर प्रोडक्शन यूनिट। ओपनिंग स्टॉक अगर होता तो माइनस कर देते तो प्रोडक्शन यूनिट आती, मगर ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट और सेल्स यूनिट दोनों जोड़ेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट। ये जुड़ जाएगा तो 20,16,000 प्लस 148,800, 21,64,800 इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कैसे करेंगे इसका वैल्यूएशन? 21,64,800 इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन किया? 24,800, उसमें से 800 का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 24,800 मल्टीप्लाई बाय 800, 69,832, 69,832। ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। 21,64,800 माइनस 69,832, 20,94,968। ये हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड को। सेलिंग ओवरहेड हमें कॉस्टिंग में दे रखा है, इट इज़ 8 रुपीज़ पर यूनिट जो सोल्ड की है। सोल्ड कितनी की? 24,000, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज़ 192। ये हमें मिल गई टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। $22,86,968। फिर हम लिखेंगे सेल्स, जो अकाउंट्स में है वही लिखनी है। 24 लाख हमारी सेल्स है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 24 लाख माइनस 22,86,968, 113,032 इज प्रॉफिट। और फिर क्या करेंगे? रिकंसिलेशन। फिर हम करेंगे रिकंसिलेशन, और आई थिंक रिकंसिलेशन आप कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है। अब आपको कंपेयर करना है और ऐड लेस करना है, और कहाँ पहुँचना है? नेट प्रॉफिट तक पहुँचना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये बैड डेट्स है, ये तो पूरा ही लेस करना है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लेस ही करना है, ये लीगल एक्सपेंसेस भी लेस करना है, डिविडेंड ये ऐड करना है, और ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी ऐड करना है। ये तीन तो लेस होंगे इधर से रिकंसिलेशन में, और ये दो ऐड होंगे रिकंसिलेशन में, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे। उसके अलावा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबको कंपेयर करके कि कौन सा ज़्यादा लिया कौन सा कम लिया, उससे ऐड लेस आपको करके प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक रिकंसिलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, और रिकंसिलेशन आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया।
ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया 19th। फ्रेंड्स इसके आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि जून 2012 में आया हुआ है, इट इज सेम जो क्वेश्चन अभी हमने 19 किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करो और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर चेक करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, बस उसके अमाउंट ही थोड़े से अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलिए ये तो फिर हम करेंगे यहाँ पे। वैसे ये भी क्वेश्चन सेम है, आप क्वेश्चन नंबर 21 भी ट्राई कर सकते हो, 20 भी ट्राई कर सकते हो, 21 भी ट्राई कर सकते हो, और आप क्वेश्चन नंबर, वैसे मेरे ख्याल से बहुत है नहीं, चलिए आप 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। और ये दोनों क्वेश्चन 20 और 21 है ना, 19th अभी जैसे हमने किया ना, अकाउंटिंग का P&L बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ और फिर रिकंसिलिएशन करो, सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे, 20 और 21 दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 के जैसे। तो बिल्कुल आप लोग ट्राई करिए। अच्छा, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में ये जो अलग अलग दिया हुआ है ना, इससे हमें मतलब नहीं, हमें टोटल से मतलब है, विच इज 56,000। ठीक है, चलिए आप दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करना। नेक्स्ट क्लास में हम 20 और 21 के आंसर चेक करेंगे और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।